नमस्कार, मैं नरेश पारस आज आपके बीच फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ में। 1 जुलाई से पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। नए कानूनों में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। आधुनिक न्याय प्रणाली को अमली जामा पहनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप तैयार किया गया है। ये 1 जुलाई से काम करने लगेंगे। इस नई व्यवस्था से न्याय न केवल सुगम होगा बल्कि तेज गति से जांच में मुकदमों का फैसला होगा। अब न्यायालय में लंबित मामलों को वापस लेने में पीड़ित को कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं देगा। अब देश भर में कहीं भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। वीडियो के माध्यम से आपको आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए बदलावों की जानकारी देने की कोशिश की गई है, जिससे आप अपडेट हो सकें। वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। ये 3 कानून भारत की पुलिस और न्याय व्यवस्था की धुरी हैं। अपराध संबंधी विवेचना से लेकर कानूनी प्रक्रिया तक इनका उपयोग होता है। सामान्य नागरिक भी इन कानूनों की धाराओं से परिचित हैं और प्रमुख अपराधों से संबंधित धाराओं के बारे में जागरूक हैं। लेकिन इस बड़े बदलाव के बाद पूरी न्यायिक प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इन 3 प्रमुख कानूनों में बदलाव कुछ इस तरह होगा। लागू हुए नए कानूनों में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। समयबद्ध न्याय के लिए पुलिस व कोर्ट के लिए सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए हैं तो पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। पुलिस विवेचना में अब तकनीकी का प्रयोग अधिक हो सकेगा। इसके लिए डिजिटल साक्ष्यों को पारंपरिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी गई है। EFIR एवं 0 FIR की व्यवस्था की गई है। आतंकवाद व संगठित अपराध जैसे नए विषय भी जोड़े गए हैं। नए कानूनों की मूल भावना तकनीकी का अधिक से अधिक प्रयोग कर सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में वादी का उत्पीड़न न हो सके, कोई निर्दोष व्यक्ति दंडित न हो। विवेचक इस प्रक्रिया से जुड़े किसी व्यक्ति को विवेक के बजाय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया तकनीकी पर आधारित हो। इसके लिए फॉरेंसिक साक्ष्यों का उपयोग भी अधिक से अधिक सुनिश्चित कराया जाएगा। NIC ने ई-साक्ष्य के रूप में ऐप बनाया गया है। इसको ई-साक्ष्य ऐप कहा गया है, जिसमें घटनास्थल की वीडियोग्राफी की जा सकेगी तथा उसे डिजिलॉकर में सुरक्षित किया जा सकता है। इससे कोर्ट में साक्ष्य पेश करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी की बाधा नहीं होगी। गवाही के लिए नहीं जाना होगा कोर्ट। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद किसी को गवाही देने के लिए अदालत या पुलिस थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने ही स्थान से गवाही दे सकेंगे। पुलिस को भी बयान के लिए कोर्ट में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गवाही के लिए उन्हें इसका लिंक भेजा जाएगा। पुलिस अपराध से जुड़े सभी सबूत ई-साक्ष्य पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेगी। इसी तरह आरोपितों और गवाहों को बुलाने के लिए उनके घर सम्मन भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें SMS, WhatsApp या ईमेल के माध्यम से सम्मन भेजकर बुलाया जाएगा। जैसे ही गवाह इस सम्मन को देखेगा, सम्मन डिलीवरी की रिपोर्ट अपने आप जनरेट हो जाएगी और वह रिपोर्ट संबंधित जांच अधिकारी के साथ साथ अदालत के पास भी ई-कोर्ट पोर्टल पर पहुंच जाएगी। यानी गवाह सम्मन नहीं मिलने का बहाना नहीं बना सकेगा। मुकदमे की प्रगति जानने का अधिकार। नए कानूनों में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध की जाँच को प्राथमिकता दी गई है। दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामलों में जांच 2 माह के भीतर पूरी करने की व्यवस्था की गई है। नए कानून के तहत पीड़ित को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। इसके अलावा तलाशी अथवा जब्ती की प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य होगा। 7 वर्ष अथवा उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ को घटनास्थल पर जाना अनिवार्य होगा। हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 5 वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है। ये हुए हैं महत्वपूर्ण बदलाव। विदेश में रहकर अथवा रहने वाला कोई व्यक्ति यदि कोई घटना करता है तो वह भी आरोपित बनेगा। अपराध में किसी बालक को शामिल कराने वाले को 10 वर्ष की सजा की व्यवस्था की गई है। 5 व उससे अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग व अन्य आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या पर आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक की सजा है। राजद्रोह के स्थान पर भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य को धारा 352 के तहत दंडनीय अपराध बताया गया है।
चोरी एक से अधिक बार करने वाले को 5 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। छोटे अपराध जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा है, उनमें आरोपित यदि 60 वर्ष से अधिक आयु का है अथवा गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपाधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुमति लेना अनिवार्य है। निजी व्यक्ति द्वारा किसी आरोपित को पकड़ने पर उसे 6 घंटे के भीतर पुलिस के हवाले करना होगा। गंभीर अपराधों की सूचना पर घटनास्थल पर बिना विचार करे शून्य पर एफआईआर दर्ज होगी। ईएफआईआर की दशा में सूचना देने वाले व्यक्ति को 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर करने होंगे। एफआईआर की प्रति अब सूचनादाता के साथ साथ पीड़ित को भी मुफ्त में दी जाएगी। 3 से 7 वर्ष से कम की सजा वाले अपराध में थानाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक अथवा उससे वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति लेकर एफआईआर दर्ज करने से पहले 14 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच कर सकेंगे। दुष्कर्म व एसिड अटैक के मामलों में विवेचना के दौरान पीड़ित का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा। महिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट महिला अधिकारी की मौजूदगी में बयान दर्ज करेगा। अब बदल जाएंगे सारे नियम। तीनों नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद आईपीसी की जगह पर भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेंगे। तीनों नए कानूनों को लागू करने का मकसद साफ है कि अंग्रेजों के ज़माने में चले आ रहे नियमों और कायदों को हटाना है और उनकी जगह पर नए कानूनों को लागू करना है। तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद क्रिमिनल लॉ सिस्टम में बदलाव आएगा। अब पुलिस कुछ मामलों में आरोपी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार भी कर सकती है। नए कानून लागू होने के बाद से एफआईआर देश में कहीं से भी दर्ज हो सकती है। इसमें धाराएं भी जुड़ सकती हैं। अब तक 0 एफआईआर में धाराएं नहीं जुड़ती थी। 0 एफआईआर 15 दिन के अंदर एफआईआर संबंधित थाने को भेजनी होगी। कानून के चलते पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ गई है। राज्य सरकार को अब हर पुलिस थाने में ऐसे पुलिस अफसर नियुक्त करने होंगे जिनके ऊपर हर व्यक्ति को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी होगी। पुलिस को अब 90 दिन के भीतर पीड़ित को प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी। 90 दिन में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी होगी। 180 दिन यानी कि 6 महीने में जांच पूरी करके ट्रायल करना होगा। अदालत में 60 दिन के भीतर आरोप तय करने होंगे। 30 दिन के अंदर सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाना होगा और फैसला सुनाने और सजा का ऐलान 7 दिन में करना होगा। ये हैं गिरफ्तारी के नियम। गिरफ्तारी के नियमों में अधिक बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 में एक नया सेक्शन 7 जोड़ा गया है। इसमें छोटे मोटे अपराधों और बुजुर्गों की गिरफ्तारी को लेकर नियम बनाए गए हैं। इनमें 3 साल और इससे कम सजा की प्रावधान है। मामले की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी और उससे ऊपर के अधिकारियों की अनुमति लेना आवश्यक है। हथकड़ी लगाने को लेकर बदले नियम। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने हथकड़ी के इस्तेमाल को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जाती है तो उसका कारण बताना होगा और इसके लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है। हालांकि अब नए कानून के तहत धारा 43(3) के तहत गिरफ्तारी या अदालत में पेश करते समय कैदी को हथकड़ी लगाई जा सकती है। भगौड़े अपराधियों पर चलेगा मुकदमा। नए कानून के तहत फरार अपराधियों पर भी मुकदमा चल सकता है। इससे पहले सिर्फ आरोपियों के अदालत में मौजूद होने पर ही ट्रायल शुरू हो पाता था। आरोप तय होने के 90 दिन बाद भी अगर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो ट्रायल शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट मान लेगी कि आरोपी ने निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार छोड़ दिया है। दया याचिका के भी नियम बदल गए हैं। दया के लिए आरोपी सभी कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद भी कभी भी दया याचिका दायर कर सकता है। अब 30 दिन के भीतर दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष दायर करनी होगी। राष्ट्रपति के फैसले की सूचना 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को राज्य, गृह विभाग और जेल सुप्रीडेंट को देनी होगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 99 के तहत वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चे को खरीदने पर कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हुए बदलाव और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यदि आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।